बीएससी प्रथम वर्ष और बीएससी बीएड जो इंटीग्रेटेड कोर्स के नाम से जाना जाता है, 4 वर्षीय कोर्स के नाम जाना जाता है, इसके प्रथम वर्ष के सभी विद्यार्थी जो आज इस वीडियो के माध्यम से अपनी क्लास अटेंड कर रहे हैं, उपस्थित हैं, उन सभी विद्यार्थियों का गायत्री कॉलेज सांचौर के द्वारा हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। आज की इस ऑनलाइन क्लास में हम डिस्कस करेंगे इस क्लास के सब्जेक्ट्स बॉटनी से संबंधित एक टॉपिक। हम आज का ये टॉपिक पढ़ रहे हैं पेपर सेकंड से। पेपर सेकंड का नाम है माइकोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी एंड फाइटोपैथोलॉजी से। माइकोलॉजी या कवक विज्ञान के अंतर्गत हम पढ़ रहे हैं अगेरिकस की लाइफ साइकिल के बारे में। अगेरिकस की सिस्टेमेटिक पोजीशन क्या होती है या टैक्सोनॉमिक पोजीशन क्या होती है, कितने प्रकार की स्पीशीज इसकी पाई जाती है, इसकी वेजिटेटिव स्ट्रक्चर कैसी होती है, इसमें कौन से प्रकार का जनन पाया जाता है, इत्यादि को हम अलग अलग खंड के माध्यम से, भागों के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से पढ़ रहे हैं। पहले वीडियो के अंदर या पहले भाग के अंदर हमने डिस्कस किया था उसकी कायिक संरचना और टैक्सोनॉमिक पोजीशन के बारे में। इसके बाद में हमने इसकी वेजिटेटिव स्ट्रक्चर के बारे में, प्राइमरी माइसीलियम, सेकेंडरी माइसीलियम, टर्सरी माइसीलियम के बारे में डिस्कस किया। तीसरे वीडियोज के अंतर्गत हमने इसमें जनन जो प्रकार पाए जाते हैं, कायिक जनन, अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन की सामान्य प्रक्रिया को समझा था। चौथे भाग के अंतर्गत अगेरिकस में बेसिडियोकार्प का विकास कैसे होता है इसके बारे में डिस्कस किया। पांचवें भाग के अंतर्गत बेसिडियोकार्प की एक्सटर्नल और इंटरनल स्ट्रक्चर कैसी होती है इसके बारे में डिस्कस किया हमने। और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि उन बेसिडियोकार्प में किस प्रकार से बेसिडियो बीजाणु का निर्माण हो रहा है, किस प्रकार से बेसिडियो बीजाणु निर्मित होंगे और कैसे वो उस भाग से पृथक होंगे, उसका प्रकीर्णन होगा। और इसके बाद में पढ़ेंगे हम, क्योंकि हमारा पूरा जीवन चक्र कंप्लीट हो गया तो उसको आरेख के माध्यम से हम समझेंगे कि अगेरिकस का जीवन चक्र किस प्रकार का होता है। तो आइए प्रारंभ करते हैं हमारा आज का ये टॉपिक, बेसिडियो बीजाणु का विकास कैसे होता है। बेसिडियम का विकास या बेसिडियोकार्प का विकास कैसे होता है ये हम इससे पहले पढ़ चुके हैं। हमने जब फ्रूटिंग बॉडी या बेसिडियोकार्प पढ़ा था तो हमने ये पढ़ा था कि इस प्रकार की एक स्ट्रक्चर पाई जाती है जिसका आधारीय भाग स्टाइप कहलाता है या शत्रिका व्रंत कहलाता है, जबकि इसके शीर्षक भाग को पाइलस कहते हैं या शत्र कहते हैं। शत्र की निचली सतह पर, जो कि अवतल प्रकार की होती है, इस पर कुछ पटलित अरीय प्रकार की पटलिकाएँ पाई जाती है और इन पटलिकाओं को गिल्स कहा जाता है। गिल्स की जब हमने इंटरनल स्ट्रक्चर पढ़ी थी, जब अनुप्रस्थ काटा था, तब हमने देखा था कि इसके अंदर एक आवासीय पैरेन्काइमल प्रकार की कवक तंतु पाया जाता है जिसको ट्रामा कहते हैं। ट्रामा के ऊपरी भाग पर सबहाइमेनियम क्षेत्र की कवक तंतु पाए जाते हैं और इसके ऊपर हाइमेनियम क्षेत्र के रूप में 2 प्रकार के ऊर्ध्वाधर तंतु विकसित होते हैं जिन्हें बेसिडिया या बेसिडियम और सिस्टिडिया का था। ये भी पढ़ा था कि सिस्टिडिया होते हैं वो नॉन फर्टाइल या स्टेराइल प्रकार के होते हैं, अर्थात वो बीजाणु का निर्माण नहीं कर सकते, बंधीय प्रकार के होते हैं, जबकि बेसिडियम या बेसिडिया फर्टाइल प्रकार का होता है जिसमें बीजाणुओं का निर्माण होता है। तो हमें कहाँ से पढ़ना प्रारंभ करना है? इस बेसिडियम से प्रारंभ करना है, क्योंकि बेसिडियम का विकास तो पहले हो चुका है, अब बेसिडियो बीजाणु का निर्माण होगा। डायग्राम नंबर फर्स्ट देखिए, विभिन्न विकास की विभिन्न प्रावस्थाएं होती है, प्रावस्थाओं को देखिए हम। डायग्राम नंबर फर्स्ट, इस डायग्राम के अंतर्गत कुल 2 केंद्र पाए जाते हैं। इस प्रकार के द्विकेंद्रीय को डाइकैरियोटिक हाइब्रिड के नाम से जानते हैं। द्विकेंद्रीय के कवक तंतु
अब द्विकेंद्रीय कवक तंतु के द्वारा शेष कवक तंतु भी द्विकेंद्रीय होता है। इसके लिए क्लैंप कनेक्शन या क्लैंप बॉन्ड मेथड प्रयुक्त होती है। इसके लिए क्या होगा कि इस आधारीय भाग से एक उभार निकलेगा। इस उभार के विकसित होने के बाद इस डाइकैरियोटिक हाइपी के दोनों केंद्रकों का विभाजन इस प्रकार से होता है कि एक केंद्रक से निर्मित, एक केंद्रक था, इससे कितने केंद्रक बने? 2 केंद्रक बने। दूसरे से भी कितने बनेंगे? 2 बनेंगे। तो एक पहले केंद्रक से निर्मित दूसरा केंद्रक क्लैंप कनेक्शन कहलाएगा। ये क्लैंप कनेक्शन के अंदर चला जाता है और उसका दूसरा केंद्रक इसी कवक तंतु में रहता है। जबकि दूसरा केंद्रक भी विभाजित होकर 2 केंद्रक बनाते हैं। एक केंद्रक उसी कवक तंतु में रहता है, जबकि दूसरा केंद्रक उस तंतु से आधारीय भाग की ओर गमन कर देता है। जैसे ही आधारीय भाग की ओर गमन करता है, तुरंत प्रभाव से एक पट का निर्माण होता है, जिसके फलस्वरूप इसके नीचे वाला भाग में एक पटथाई के कारण आधारीय कोशिका होती है वो एक केंद्रीय की हो जाती है। शीर्षक कोशिका होती है कितनी होती है? द्विकेंद्रीय की होती है। उसके बाद में एक और पट बनता है। किसमें बनता है? इस शीर्षक कोशिका और क्लैंप के मध्य। कब बनेगा? एक केंद्रक क्लैंप में जाने के बाद में। इसके फलस्वरूप फिर एक छोटी सी कोशिका बनती है जो क्लैंप कनेक्शन के रूप में होती है। इसमें भी कितना केंद्रक है? एक केंद्रक है। तो मोनोकैरियोटिक स्टेज बनेगी। इस अवस्था तक इस कवक तंतु में कुल 3 प्रकार की कोशिका है। आधारीय कोशिका एक केंद्रीय की, शीर्षक कोशिका द्विकेंद्रीय की और क्लैंप अगेन एक केंद्रीय की। उसके बाद में क्या होगा? क्लैंप से एक वर्धी करके आधारीय कोशिका से जुड़ जाता है और जुड़ने के बाद में क्लैंप का केंद्रक आधारीय कोशिका में ट्रांसफर हो जाता है, जिसके फलस्वरूप आधारीय कोशिका भी कितनी हो जाती है? द्विकेंद्रीय की हो जाती है। और शीर्षक कोशिका कितनी थी? द्विकेंद्रीय की। इसके बाद में इस शीर्षक कोशिका से इसके बाद में ये जो निर्मित हुआ है वो हाइमेनियम क्षेत्र कहलाएगा। तो इस शीर्षक कोशिका के दोनों केंद्रक आपस में जुड़ जाते हैं, संलयन कर देते हैं, जिसके फलस्वरूप एक 2 एंड केंद्रक बनता है। क्या हुआ? फ्यूजन हुआ इसका। किस में हुआ? दोनों केंद्रकों, जो हेटेरोकैरियन थे, अलग अलग केंद्रक थे, दोनों के मध्य क्या हुआ? संलयन की क्रिया हुई। दोनों केंद्रक जुड़ने से कितना बना? 2 एंड बना। 2 एंड बनने तक उस पूरे कवक तंतु में जीव द्रव्य सममांगी रूप से विन्यासित होता है। लेकिन इसके बाद आधारीय भाग में बड़ी बड़ी रिक्तिकाओं के निर्माण से द्विकेंद्रीय की केंद्रक या द्विगुणित केंद्रक हमेशा इस कवक तंतु के शीर्ष भाग की ओर स्थित होता है। इसके पश्चात इस केंद्रक में, द्विगुणित केंद्रक में मियोसिस होता है। मियोसिस का मतलब क्या हुआ? अर्धसूत्री विभाजन हुआ। और इस अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा कुल कितने केंद्रक बनेंगे? पहले 2 बनेंगे और इसके जस्ट बाद में कितने बनेंगे? टोटल 4 केंद्रकों का निर्माण होता है। और ये चारों केंद्र कहाँ स्थित होते हैं? चारों केंद्र किस जगह पर स्थित हुए? कौन से? कवक तंतु के शीर्ष भाग पे। जो द्विकेंद्रीय की कवक तंतु था, जो क्लैंप के बाद में विकसित हुआ, इसको क्या नाम देते हैं? इसको कहते हैं बेसिडियम। क्या नाम देंगे? बेसिडियम। तो ये क्या बना? बेसिडियम बना। इस बेसिडियम में कुल कितने केंद्रक हुए? तो केंद्रकों की संख्या कितनी हुई? 4 केंद्रक बने। 4 केंद्रक बनने के बाद में फिर रिक्तिकाएं धीरे धीरे बड़ी हो जाती है, जिसके फलस्वरूप सभी चारों केंद्रक इस बेसिडियम के शीर्ष भाग की ओर स्थित हो जाता है। आधारीय भाग में रिक्तिकाओं का निर्माण अधिक होने के कारण केंद्रक शीर्ष भाग की ओर होता है। इस कारण यहाँ का जीवद्रव्य विरल होगा, जबकि शीर्ष भाग में जीवद्रव्य सघन रूप से पाया जाता है। इसके पश्चात क्या होता है कि इस बेसिडियम के शीर्ष भाग से 4 उभारनुमा संरचना विकसित होती है। इन संरचना को प्रांगुल कहते हैं। क्या नाम देंगे? प्रांगुल या स्टर्मेटिरिया। हिंदी में लिख देता हूँ मैं, प्रांगुल विकसित होता है। प्रांगुल इससे पहले हमने कहाँ पढ़ा था? प्रांगुल पढ़े थे जब पेनिसिलियम का लैंगिक जन्म पढ़ा था, तब उसमें प्रांगुल जैसी संरचना आई थी। जैसी प्रांगुल विकसित हो जाता है, उसके बाद में प्रांगुल पर एक छोटा सा उबार विकसित होता है। किस पे हो रहा है? प्रांगुल। ये तो प्रांगुल है, प्रांगुल पे फिर छोटा सा उबार विकसित होता है। ये बेसिडियोस्पोर की प्रारंभिक कोशिका कहलाती है। अब
बेसिडियो स्पोर की प्रारंभिक कोशिका बनने के बाद में बेसिडियम में बड़ी बड़ी रिक्तिकाओं का निर्माण हो जाने के कारण केंद्रक और जीवद्रव्य की कुछ मात्रा परांगुल से होती हुई बेसिडियो स्पोर की कोशिका में ट्रांसफर होती है। कहाँ पे स्थानांतरित हुई? इस बेसिडियम से बेसिडियो स्पोर की कोशिका में। किसके कारण? बड़ी बड़ी रिक्तिकाओं का निर्माण होने का। और स्थानांतरण केंद्रकों का इस प्रकार से होता है कि प्रत्येक परांगुल में केवल एक केंद्रक ही गमन करता है। कितना करेगा? एक, और इसके साथ में जीव द्रव्य की कुछ मात्रा, जिसके फलस्वरूप परांगुल के शीर्ष पर उत्पन्न इस कोशिका में, प्रत्येक कोशिका में एक एक केंद्रक स्थानांतरित हो जाता है और थोड़ा सा जीव द्रव्य ट्रांसफर हुआ। इसके बाद में परांगुल के आधारीय भाग पर पट बन जाता है। अब ये कोशिका स्वतंत्र रूप से व्यवहार करती है। इस एकल केंद्रीय कोशिका को बेसिडियो स्पोर कहते हैं। बेसिडियो स्पोर नाम देंगे हम। यहाँ तक ही कंप्लीट हो गया। अब क्या होगा कि जैसे ही बेसिडियो स्पोर विकसित हो जाते हैं तो कुल कितने बेसिडियो स्पोर का निर्माण होगा? 1, 2, 3 और 4, हमेशा 4 होता है। जबकि एस्को स्पोर के संदर्भ में बात करते हैं तो एस्को स्पोर 4, 8 बनते थे, ये बनते 4। यहाँ तक की जो परावस्था है, डायग्राम नंबर ए, डायग्राम नंबर बी, सी, डी, ई और एफ, जी और एच, ये बेसिडियो स्पोर का विकास की परावस्था है। बेसिडियो स्पोर परांगुल पर जब विकसित होता है तो वो ठीक इस प्रकार से होता है कि हमें ऐसा लगता है कि वो तिरछा स्थित है। कैसा स्थित है? तिरछा। क्यों स्थित है? क्योंकि इस बेसिडियो स्पोर के आधारीय भाग पर एक उबानुमा संरचना भी विकसित होती है। इसको नाम देता है हाइलर अपेंडिक्स। हाइलर अपेंडिक्स विकसित होने से परांगुल पर बेसिडियो स्पोर कुछ तिरछे स्थित होते हैं। इन बेसिडियो स्पोर का प्रारंभ में कोई रंग नहीं होता, लेकिन जैसे जैसे परिपक्व हो जाते हैं बेसिडियो स्पोर की भित्ति में वर्णक विकसित हो जाने के कारण ये काले अथवा भूरे रंग के दिखाई देते हैं। इसलिए जैसे ही इस सत्रक भाग से उपसत्रक के विघटित होने से, गिल्स के विघटित होने से बेसिडियो स्पोर एक साथ में बाहर निकलते हैं तो भूरे रंग के या काले रंग के पाउडर के रूप में दिखाई देते हैं। जैसे ही स्पोर विकसित हो जाते हैं तो अब क्या होगा? इसका प्रकीर्णन होगा, फैलेंगे। वातावरण में शुष्कता आने के साथ में गैस के ऊपर पाई जाने वाली झिल्ली फट जाती है और बीजाणु का प्रकीर्णन होता है। लेकिन ये बीजाणु इस बेसिडियम से कैसे पृथक होंगे, इसके बारे में एक सामान्य सा सिद्धांत है। क्या है? कि परांगुल से एक द्रव्य की बूंद विकसित होती है जो परांगुल के चारों ओर पाई जाती है। किसकी हुई? द्रव्य की बूंद। और ये द्रव्य की बूंद धीरे धीरे फैल कर बड़ी हो जाती है। फलस्वरूप बेसिडियो स्पोर धीरे धीरे बड़ा हो जाएगा और अचानक जैसे ही ये बूंद फट जाती है तुरंत प्रभाव से बेसिडियो स्पोर गिल्स से बाहर निकल जाते हैं और वातावरण के अंदर फैल जाते हैं। तो ये जो प्रक्रिया हुई इसको नाम देते हैं प्रकीर्णन। अब ये जो बेसिडियो स्पोर यहाँ पे बना हुआ है, यहाँ पड़ा है बेसिडियो स्पोर, एकल केंद्र की है। अब क्या करेगा? बेसिडियो स्पोर का अंकुरण होगा। जैसे ही वातावरण के अंदर नमी मिलेगी, आर्द्रता मिलेगी, तुरंत प्रभाव से ये अपने आकार में वृद्धि करने के बाद में इसकी आंतरिक परत से एक नलिका विकसित होती है। इस नलिका को क्या नाम देते हैं? जनन नलिका। अब जनन नलिका से जनन नलिका और आगे धीरे धीरे परिवर्तित होती रहेगी, विस्तार करती रहेगी और एकल केंद्रीय माइसिलियम का निर्माण करता है। उस एकल केंद्रीय माइसिलियम को क्या नाम देंगे? उसको नाम देंगे प्राथमिक माइसिलियम या मोनोकैरियोटिक माइसिलियम। इस प्रकार से बीजाणु के द्वारा, बेसिडियो बीजाणु द्वारा प्राथमिक प्रकार के कवक जाल का निर्माण होता है जो पुनः सेकेंडरी माइसिलियम से होते हुए नए अगेरिकस कवक प्लांट बॉडी का निर्माण करता है। हमने विभिन्न प्रावस्थाओं के माध्यम से
अगेरिकस की लाइफ साइकिल को पढ़ा है। अब उस पूरी लाइफ साइकिल को कंक्लूजन के रूप में, सारांश के रूप में हम आरेख के रूप में निरूपित करें तो हमें पूरा समझ में आ जाएगा कि इसकी लाइफ साइकिल में कुल कौन कौन सी प्रावस्था थी, कौन कौन सी संरचनाएं बनी थी। बेसिडियो बीजाणु कुल 4 बनते हैं, उसमें से 2 प्लस प्रभेद के बेसिडियो बीजाणु होते हैं और दूसरे होते हैं माइनस के। एक बेसिडियम से कुल 4 बेसिडियो स्पोर का निर्माण होता है, ये हमने विकास की प्रक्रिया में देखा है। और उसमें से 2 तो होते हैं प्लस प्रभेद के और 2 होते हैं माइनस प्रभेद के। अब वो अंकुरित होकर के वापस नए कवक जाल को निर्मित करते हैं। तो ये इसका एक आरेखीय निरूपण है इसके लाइफ साइकिल का। किसके? अगेरिकस के लाइफ साइकिल का। दोनों ही प्रकार के बेसिडियो स्पोर स्वतंत्र रूप से वृद्धि करते हुए, ग्रोथ करते हुए मोनोकैरियोटिक माइसीलियम का निर्माण करता है। तो एक मोनोकैरियोटिक माइसीलियम बनेगा नेगेटिव प्रकार का और दूसरा मोनोकैरियोटिक माइसीलियम बनेगा पॉजिटिव प्रकार का। तो ये इसके जो बायोफिजियोलॉजिकल वेरिएशन है इसमें। फिर दोनों ही प्रकार के प्रभेद आपस में जुड़ेंगे, सोमेटोगेमी होगी, इसके फलस्वरूप डिप्लोइडाइजेशन होगा, द्विकेंद्रिकीय भ्रूण होगा, इससे डाइकैरियोटिक सेल्स और माइसीलियम बनेगा। तो अब क्या बन गया? डाइकैरियोटिक माइसीलियम। डाइकैरियोटाइजेशन किस प्रकार से होगा? ये होगा क्लैंप कनेक्शन के द्वारा या सोमेटोगेमी फ्यूजन के पश्चात। उसके बाद में क्लैंप कनेक्शन के माध्यम से एक सिंगल कोशिका से, जो कितने हैं द्विकेंद्रिकीय है, वो सिंगल कोशिका द्विकेंद्रिकीय माइसीलियम का निर्माण करता है, उसको नाम देते हैं सेकेंडरी माइसीलियम। तो द्वितीय कवक जाल का निर्माण हो गया। द्वितीय कवक जाल द्विकेंद्रिकीय होता है, लेकिन प्रत्येक केंद्रक अगुणित प्रकार का होता है। सेकेंडरी माइसीलियम अग्रोथ करता है, जिसके फलस्वरूप राइजोमोर्फ जैसी स्ट्रक्चर बनती है। इस स्ट्रक्चर में कवक तंतु एक दूसरे के पास पास में स्थित होते हैं, लेकिन उलझे हुए होते हैं। ये राइजोमोर्फस संगठित होकर के फिर बटन अवस्था के माध्यम से बेसिडियोकार्प का निर्माण करता है। इस समय में ये अगेरिकस दिखाई देता है। इस बेसिडियोकार्प में गिल्स होंगे, गिल्स के अंदर बेसिडियम विकसित होंगे, बेसिडियम के अंदर मियोसिस डिवीजन होगा, जिसके फलस्वरूप बेसिडियो स्पोर का निर्माण होगा और ये बेसिडियो स्पोर फिर मोनोकैरियोटिक प्रोसेस के द्वारा एक नए कवक को निर्मित करता है। तो इस प्रकार से अगेरिकस लैंगिक, अलैंगिक और कायिक जनन करते हुए अपने जीवन चक्र को पूरा करता है। लेकिन इसकी अधिकांश प्रावस्था है मोनोकैरियोटिक सोमेटोगेमी, यानी जब तक सेकेंडरी माइसीलियम से बेसिडियोकार्प बेसिडियम नहीं बनता, बेसिडियम के अंतर्गत फ्यूजन होने के बाद में तुरंत प्रभाव से मियोसिस होता है। तो इस अवस्था में जब केंद्रक संलयन होता है तब तक ही वो केवल और केवल डिप्लॉयड कंडीशन में होता है। बाकी सभी के सभी अवस्थाएं, सभी कवक तंतु, सभी प्रकार की स्टेज हैप्लॉइड प्रकार की होती है। इसीलिए अगेरिकस की मुख्य पीढ़ी, मुख्य पादपकाय हैप्लॉइड होती है। कैसी होगी? हैप्लॉइड प्रकार की। इस प्रकार से आज के हमारे इस छोटे से टॉपिक के साथ ही अगेरिकस के जीवन चक्र को हमने कंप्लीट पढ़ लिया है। इसके जीवन चक्र को समझने के लिए अगेरिकस से संबंधित कुल 5 वीडियो गायत्री कॉलेज सांचौर के यूट्यूब चैनल पर अपलोड किए गए हैं, जिनको आप देख सकते हैं, इसका अवलोकन कर सकते हैं, इसको समझ सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में एक नए कवक पक्सिनिया को हम पढ़ेंगे, तो उसके सिस्टमेटिक पोजिशन, इसका इसी प्रकार का जीवन चक्र हम पढ़ेंगे, उसका आर्थिक महत्व क्या है। थैंक यू, नमस्कार।